नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ममता बनर्जी ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक में उनकी बात पूरी भी नहीं हुई और माइक बंद कर दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बीच बैठक से ही बाहर आ गईं। मुख्यमंत्री की भी माइक बंद कर दी जाती है। समय की सीमा ठीक है, लेकिन संसद में भी समय से ज्यादा 2-4 मिनट दे दिया जाता है। इतनी बड़ी बैठक अगर बुलाई गई है तो कम से कम बात पूरी करने का मौका सभी को मिलना चाहिए। बाहर आकर ममता बनर्जी ने मीडिया से यही बताया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट बोलने दिया गया। असम, गोवा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने 10 से 12 मिनट बोला, लेकिन जब उनके बोलने की बारी आई तो 5 मिनट में ही माइक बंद कर दी गई। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছে। এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত। এই বাজেটেও কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথে আমরা মাইকটা স্টপ করে দিয়েছি। আমি বললাম, why stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government. And you only me on behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी ये आपका इंसल्ट नहीं है, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। अगर सरकार को लगता है कि ममता बनर्जी की बात सही नहीं है तो उसे बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करनी चाहिए और इसका भी जवाब देना चाहिए कि जब एक राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है तो बोलने का पूरा मौका क्यों नहीं दिया जाता है। यह कैसी बैठक है कि राज्य की बात करने के लिए मुख्यमंत्रियों को 10 मिनट 5 मिनट का समय दिया जाता है। अगर यह इतनी महत्वपूर्ण बैठक है तो इसमें बोलने की रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार को खुश होना चाहिए था कि विपक्ष ने बैठक का बहिष्कार किया है, लेकिन मैं विपक्ष से अकेली आई हूं, फिर भी मुझे नहीं बोलने दिया गया। कितने महीनों से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी यह बात उठा रही है कि कई योजनाओं का पैसा केंद्र ने राज्य को नहीं दिया। इस बैठक में भी मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 2.25 लाख का फंड रोका गया है। यह तो बहुत बड़ी राशि है। फिर इस नीति आयोग की बैठक का क्या मतलब रह जाता है। संघवाद पर बड़े बड़े लेक्चर भी बेमानी हो जाते हैं। सरकार को रिकॉर्ड पर आकर बताना चाहिए कि 2.25 लाख करोड़ का फंड रोकने की बात कितनी सही है। लोकसभा में भी तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस सवाल पर केंद्र सरकार को चुनौती दी थी कि अगर आपने राज्य का फंड रोका नहीं, पैसा दिया है, तो वो कागज कहां है, उसे सबके सामने क्यों नहीं लाते। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि 3 साल से मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का 1 पैसा नहीं दिया गया है। Sir, Honorable Finance Minister gave a statement today in Rajya Sabha saying that Bengal has failed to implement the scheme that Central has aided in the last 10 years. Sir, I challenge the Honorable Finance Minister if she can release the white paper of how many dime, penny or rupees the central government has given to Bengal after its embarrassing defeat in the West Bengal legislative elections in 2021. Sir, in the last 3 years, let me put this on record. And sir, मैं कुछ बोलूंगा वो सही हो सकता है, आप उसके टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सर, कागज तो झूठ नहीं कहता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए, मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर, जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, चिल्ला रहे, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है। बीजेपी आमतौर पर सारी जिम्मेदारी विपक्षी राज्यों पर डाल देती है। 2023 में 8 मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। तब रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि नीति आयोग देश के विकास
और योजनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए। अब जो मुख्यमंत्री नहीं आए, अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहां तक नहीं ला रहे, मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे? लेकिन क्या ये बीजेपी की असफलता नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी की असफलता नहीं है कि विरोधी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं आ रहे हैं? उन्होंने इन मुख्यमंत्रियों को बैठक में लाने का क्या प्रयास किया, यह कभी पता नहीं चलता है। 2024 के बजट के बाद इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया कि विपक्ष के राज्यों के साथ भेदभाव हुआ है, इन राज्यों को बजट में कुछ नहीं मिला। ममता बनर्जी ने भी यही आरोप लगाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बाकायदा वीडियो बयान जारी किया है कि बीजेपी की सरकार तमिलनाडु के साथ भेदभाव कर रही है, इसलिए उन्होंने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का फैसला नहीं किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बाकायदा वीडियो बयान जारी किया है कि बीजेपी की सरकार तमिलनाडु के साथ भेदभाव कर रही है, इसलिए उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया है। அப்படி புறக்கணிச்ச மாநிலங்கள்ல அந்த மாநில மக்களை பழிவாங்குற பட்ஜெட்டா தான் ஒன்றிய நிதியமைச்சர் தாக்கல் செஞ்சிருக்க बजट அமைஞ்சிருக்கு। नीति आयोग की इस बैठक को क्यों गंभीरता से लेनी चाहिए? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहयोगी हैं, फिर भी बैठक में नहीं आए। वैसे भी यह बैठक बजट के पहले होती तो लगता कि राज्यों से राय मशवरा किया जा रहा है। अब तो बजट पेश हो गया, फिर इस बैठक का क्या मतलब है जिसे एक दिन में खत्म होना है? मुख्यमंत्री को 10 मिनट 5 मिनट के लिए बोलने दिया जाता है। ममता बनर्जी ने कहा कि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है, यह काम कैसे करेगा? इसे वित्तीय शक्ति मिलनी चाहिए या फिर योजना आयोग को वापस बहाल करना चाहिए। 2022 में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर ने भी नीति आयोग को बकवास कहा था। राजद सांसद मनोज झा ने भी यही बात कही है कि नीति आयोग चर्चा करने भर की जगह बन गया है, इसका बहुत महत्व नहीं है। देखिए, नीति आयोग को लेकर के क्या कहूं, एक तरह का फार्स बन के रह गया है। कई इंडिया ब्लॉक के सीएम ने बहिष्कार किया, ममता जी निकल गई। असल में नीति आयोग की संरचना को आपको समझना होगा। प्लानिंग कमीशन को ध्वस्त करके, सेट असाइड करके इसका निर्माण हुआ। ये सिवाय एक एकेडमिक एक्सरसाइज के जिसका कोई मतलब नहीं है। आज तक बतौर सांसद हमें कभी बुलाया नहीं गया। संसद में नीति आयोग की रिपोर्ट्स की चर्चा भी हुई तो विपक्ष के ही दलों ने की। तो कुल मिलाकर के नीति आयोग को लेकर के जिसके पास कोई पावर नहीं है, तो सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के दिमाग की उपज थी, और चूंकि प्लानिंग कमीशन नेहरू के जमाने से था तो उसे खारिज कर दिया जाए। इस मैंडेट को भी प्रधानमंत्री जी इस बार के मैंडेट को भी समझ नहीं पा रहे। ये प्रधानमंत्री जी से मैंडेट कहता है कि आइडिया ऑफ कलेक्टिव को रिवाइव करिए, लोगों को सुनिए। सुनना प्राथमिक शर्त होती है लोकतंत्र में, अब सुनाते बहुत हैं। नीति आयोग की जो मौजूदा संरचना है उसको दरकिनार करते हुए आपको पुनः वापस प्लानिंग कमीशन की अवधारणा पे जाना चाहिए, जिसके पास अधिकार थे रिकमेंडेशन के, जिसके रिकमेंडेशन को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। नीति आयोग की तरह नहीं कि चंद लोग बैठे, एक एकेडमिक डिस्कशन हुआ और जिसका अगर हासिल कहिए तो शून्य के अलावा कभी कुछ हमने अब तक नहीं देखा है। नीति आयोग की शक्ति क्या है, भूमिका क्या है? अगर यह आयोग इतना महत्वपूर्ण है तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसकी बैठकें कितनी नियमित होती हैं, यह सब पूछिए। 2018-19 में मीडिया में कई रिपोर्ट छपी कि आयोग एक ही कंपनी को 6 एयरपोर्ट देने के खिलाफ था। सभी एयरपोर्ट अदानी समूह को दे दिए गए। केंद्र सरकार ने तय किया कि बेंगलुरु, जयपुर, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और लखनऊ एयरपोर्ट का निजीकरण किया जाएगा। नीति आयोग ने 6 एयरपोर्ट किसी अनुभवी कंपनी को देने की बात कही थी। यह भी कहा कि किसी एक कंपनी को 2 से अधिक एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए। इस सुझाव को भी नहीं माना गया। फरवरी 2019 में जब टेंडर निकला तो सभी 6 एयरपोर्ट अदानी एंटरप्राइजेस को चले गए। नीति आयोग ने अलग से एक नोट लिखकर कहा कि या तो कंपनी किसी अन्य अनुभवी पार्टनर को शामिल करे या अनुभवी लोगों को हायर करे। सरकार के एम्पावर्ड सचिव समूहों ने दोनों सुझाव खारिज कर दिए। सचिवों के समूह ने फैसला किया कि ऐसा अंकुश लगाने की जरूरत नहीं कि 2 से अधिक एयरपोर्ट किसी एक कंपनी को न दिए जाएं। सिविल एविएशन मंत्रालय ने यात्री संख्या का हवाला देते हुए सचिव समूह के फैसले का बचाव भी किया।
ये वो नीति आयोग है जिसके सुझाव पर सचिवों के समूह का फैसला भारी पड़ जाता है। यही इसका प्रभाव है। आप ही बताइए, नीति आयोग क्यों है फिर? नीति आयोग को अपनी सालाना रिपोर्ट में इसकी भी जानकारी देनी चाहिए कि उसके कितने सुझावों पर अमल नहीं हुआ, ठुकरा दिया गया। मोदी सरकार ने कितनी ऐसी नीतियां बनाई जिनके बारे में नीति आयोग को पता तक नहीं था। कम से कम देश के सामने यह सब आना चाहिए कि सारी नीतियां नीति आयोग ही नहीं बनाता और कई बार उसे भी पता नहीं होता। सालाना रिपोर्ट अपनी वाहवाही के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनता के पैसे से चलने वाली इस संस्था के एक एक काम का हिसाब उसमें होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट में संशोधन को लेकर भी सरकार ने नीति आयोग की सिफारिश मानने से इनकार कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की 26 फरवरी की खबर है। मार्च 2023 में नीति आयोग ने सरकार से सिफारिश की कि वो IIM के गवर्निंग बॉडी से उसके अधिकार ना छीने। आयोग का कहना था कि बोर्ड में जाने माने विद्वान होते हैं जिनका विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में विशद अनुभव होता है। नीति आयोग ने लिखा था कि संस्थान के निदेशक के खिलाफ जांच शुरू करने से जुड़े अधिकार को न बदला जाए, लेकिन अगस्त 2023 में सरकार ने IIM एक्ट में संशोधन करते हुए देश के 20 IIM के बोर्ड की स्वायत्तता को सीमित कर दिया और निदेशक की नियुक्ति से लेकर जांच से जुड़े कई अधिकार सीधे अपने हाथ में ले लिए। तो 27 जुलाई की बैठक क्यों बुलाई गई? पत्र सूचना कार्यालय PIB की प्रेस रिलीज बताती है कि नीति आयोग की जनरल काउंसिल की 9वीं बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस बैठक में विकसित भारत एक्ट 2047 पर चर्चा होगी। काउंसिल में विकसित भारत के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। इस डॉक्यूमेंट को बनाने में राज्यों की क्या भागीदारी रही होगी, जो इन्हें लागू करने के लिए उनके साथ चर्चा हो रही है। यही नहीं, हमने पहले एक वीडियो में बताया था कि चुनाव से पहले 100 दिन के एजेंडे की काफी धूम मचाई गई। आए दिन हेडलाइन छपती थी कि 100 दिन का एजेंडा तैयार है। अब उसकी कोई बात ही नहीं होती। आप इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। 2019 में भी बीजेपी के सहयोगी दल थे, लेकिन एनडीए के किसी दल के नेता को नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं बनाया गया। इस बार नतीजे अलग आए तो एनडीए दलों के नेताओं को स्पेशल इनवाइटी बनाया गया। क्या यह राजनीति नहीं है? यह कौन सा संघवाद है? मनमौजी संघवाद कि जब बहुमत आएगा तो किसी को विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं बनाएंगे, वो भी उस संस्था का जिसका कोई पावर नहीं है, जहां नाम के लिए ही नाम जोड़ने हैं। वहां तक यह संघवाद नजर नहीं आता, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव दिखा नाम के लिए। 6 जून 2019 को नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया। उसमें विशेष आमंत्रितों की सूची में 4 सदस्य थे। ये चारों भाजपा के मंत्री थे, नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल और राव इंद्रजीत सिंह। लेकिन अब 2024 के चुनावी नतीजों के बाद 16 जुलाई 2024 को इसका फिर से पुनर्गठन होता है, जिसके बाद इसके विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। इन सूची में गैर भाजपा एनडीए दलों से 5 मंत्री शामिल किए गए। HD कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह, राम मोहन नायडू और चिराग पासवान। 4 सदस्य से 11 सदस्य हो गए। यानी विशेष आमंत्रित सदस्य कितने भी बनाए जा सकते थे, आपने नहीं बनाया। अगर आप संघवाद के इतने ही हिमायती हैं तो इसमें विपक्ष के भी किसी योग्य सांसद का नाम जोड़ सकते थे। मूल मुद्दा यही है कि योजना आयोग को भंग करने के बाद जब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना, कहा गया था कि इससे देश के नीति निर्धारण में राज्यों की भूमिका बढ़ेगी और संघवाद और मजबूत होगा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया, लेकिन गठन के साथ ही स्पष्ट था कि इस आयोग के पास योजना आयोग की तरह वित्तीय अधिकार नहीं होंगे। वित्तीय अधिकारों के बिना इसका कोई मतलब नहीं। यह आयोग अपने आप को थिंक टैंक कहता है। टैंक तो क्या ही है, लेकिन थिंक की हालत आप देख ही रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।